हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए चीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जेई 24 जो कि जेई मेंस का एग्जामिनेशन कुछ दिनों के बाद है, वो जेई एग्जामिनेशन को से पहले कम से कम मेरे भाई इतना तो आप लोग पढ़ के जाना ही जाना, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस देर किस बात की है, पेन कॉपी निकाल लीजिएगा। क्या पता कब कौन सा सवाल भैया जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखाने वाला हूँ इसमें से फंस जाए। एंड यस, मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा कि भाई जो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल अभी जो जेई मेंस का पेपर होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलो अब दोनों मैंने चैप्टर एक साथ लिए हैं क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि आई होप आप लोगों ने रीजन जो है नोटिस भी किया होगा कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनके जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेस हैं और जिनके जो ग्राफ है या मैथमेटिकल रिलेशंस है वो काफी हद तक बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों चैप्टर को एक साथ कवर करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब मान ले तू कि एक दिन निकाल ले भैया, एक दिन किसी तरीके 5 से 6 घंटे निकाल लो और 5 से 6 घंटे में आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों के दोनों चैप्टर की जो थ्योरी है वो बढ़िया तरीके से क्लास नोट्स में जो जो आपको आपके सर लोगों ने पढ़ाया होगा वो बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कीजिएगा और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे फिर से 5-6 घंटे निकालिएगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज आप यहाँ पे जो है लगाने की कोशिश कीजिएगा। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्जेस। तो चार्जेस के रिगार्डिंग जो भी आपकी कहानी है आप वो स्किप कर सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें क्योंकि उससे बहुत पहले कभी सवाल आया करते थे, अब उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे भाई फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, चाहे वो इनफाइनाइट वायर हो, चाहे वो आपका जो है सिंपल वायर हो और आपसे किसी पॉइंट पर पूछ रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई साहब, या फिर आर्क हो या फिर रिंग हो, रिंग के एक्सिस पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले हैं और पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले रफ कॉपी पे लिख के कम से कम 5 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंक्लूडिंग ग्राफ। ये तो तुम मान ही लो कि भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा फॉर्मूले नहीं मिलेंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है कि मैं 100-150 फॉर्मूले मिलेंगे, मुश्किल से 15-20 फॉर्मूले मिलेंगे। अगर आपको भी तमीज से आप लिखोगे और 3-4 बार लिखोगे तो फॉर्मूले हाथों हाथ आपको वो अभी ही याद हो जाएंगे, जैसे लिखोगे वैसे ही। इसमें किन किन चीजों के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भैया एक वायर होता है, वायर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आता है, एक इधर एक इधर, तो ये पैरेलल वाला और ये परपेंडिकुलर वाला, तो वो दोनों बिल्कुल एकदम देख लिया कौन कौन से आते थे उसमें, के लैम्डा बाई आर, ठीक, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इधर आता था के लैम्डा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। उसके बाद हम लोगों ने रिंग की बेस से देखते थे, रिंग की बेस से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। उसका जो ग्राफ होता था, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे उठता था और ऐसे उठ के ऐसे चला जाता था और वही नीचे की तरफ दूसरी साइड में उसका मिरर इमेज बन जाया करता था। और r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आती थी, मैक्सिमम आती थी, ठीक। तो r/√2 पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक बार जरूर देख लीजिएगा वैल्यू पुट करके। तो जितने भी आपने जो है ग्राफ इंक्लूडिंग ग्राफ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेस आपने पढ़े वो सारे फॉर्मूले की एक बार कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि सवाल आने की प्रोबेबिलिटी वहां से बहुत ही ज्यादा है। फिर उसके बाद गॉस लॉ, गॉस लॉ में हम लोग देखते थे, गॉस लॉ में एक ये वाला आर्टिकल तो E.ds बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, मान के चलो मैं ऐसा कह दूं कि भाई साहब हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आर का फंक्शन दे दे, सपोज रो बराबर रो नोट आर दे दे, कोई भी फंक्शन दे दे। अब आपसे पूछ ले कि भाई साहब इनसाइड या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी तो प्रैक्टिस करके जरूर जाना। आई होप अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, बस हर बार वो क्या करता है कि रो का फंक्शन बदल देता है, कभी फंक्शन बहुत आसान दे देगा, कभी फंक्शन मैथमेटिकल में थोड़ा सा मुश्किल कर देगा। तो फिजिक्स में सवाल आपका वही रहेगा, मैथ्स में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। फिर जो एसएचएम वाले सवाल है वो अक्सर रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि सपोज मैं ऐसे कहता हूं एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, दोनों को फिक्स कर दिया और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज दिया, उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे वो एसएचएम करता है। अगर वो ऐसे ऐसे एसएचएम करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बिल्कुल उसी प्रकार एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और उसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा दिया, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये दोनों सवाल रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। एचसीबी में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, क्लास में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, एक बार कर लेना बेटा। और सेम चीज आप ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेना, क्योंकि आप जानते हो ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पर चार्ज होता है वहां पर मास होता है, तो वहां भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। वहां पे सवाल फिर ये नहीं, वहां पे इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर एक मास है, यहां पर एक मास है, और उसके बाद जो है एक मास को ऊपर, सॉरी इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक मास को उसने थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ऐसे 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 क्या कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड बता दो। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस बेटा जरूर कर लीजिएगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं बताने वाला हूं, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल
और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में कभी पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना या इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल पूछना, कोई भी फंक्शन बना के दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा भाई साहब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे पोटेंशियल बता दो, या फिर आपको पोटेंशियल दे देगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा किसी जगह पर। ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे रिपीटेडली सवाल पूछे गए हैं। देख लीजिएगा एक बार कैसे पोटेंशियल का फंक्शन दिया होता तो उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके और माइनस लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया करते थे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया करते थे और माइनस लगाना नहीं भूला करते थे। माइनस डेफिनेशन वाला माइनस आता था, ये नहीं भूलना है वरना सवाल कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर एक डाइपोल में भी, डाइपोल में सपोज मैं कह दूं भैया डाइपोल है, यहां पर उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 2 kp/r³ और इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी kp/r³ और किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जितने फॉर्मूले बेटा लिख लिख के एक बार जो है आपको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पोटेंशियल भी कि भाई साहब इक्विटोरियल पे पोटेंशियल 0 होता है और किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, ये एक बार जरूर देख लेना क्योंकि इस पे कुछ 1-2 साल पहले वेक्टर फॉर्म में भी सवाल पूछ सकता है। वेक्टर फॉर्म में मतलब आपको डाइपोल दे देगा, वेक्टर फॉर्म में दे देगा और कह देगा भैया इस इतनी दूरी पर वेक्टर फॉर्म में वेक्टर दे देगा, उस जगह पर बता दो पोटेंशियल कितना होना है या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी। तो एक बार इन सवालों की प्रैक्टिस बेटा बड़े बढ़िया तरीके से करके जाइए। कंडक्टर में बेसिकली जेईई मेंस उतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या कंडक्टर जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। लेकिन कंडक्टर में जेईई एडवांस लेवल के जो सवाल होते हैं वो आप चाहो तो स्किप करके जा सकते हो क्योंकि वो यहाँ पर जनरली जेईई मेंस वाला उसको छूता तो नहीं है। तो बस एक बार कंडक्टर में ये देख के चलें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, जहां जहां मटेरियल भरा था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। लेकिन अब जैसे कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कंडक्टर अंदर कैविटी रख दी, कैविटी बना दी और यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, इस टाइप के जो सवाल है वो अक्सर जेईई एडवांस वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं। जेईई मेंस में तो आप चाहो तो उनको स्किप कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बेटा इतना तो करके जाइएगा। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं वो तो आप जरूर प्रैक्टिस करके जाए कि भैया चार्ज दे तो बता दो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म कितना होगा। या बहुत सारे चार्जेस को रख दिया गया है, उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिए, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे आपसे फोर्स पूछ लिया, ये इस टाइप के जो सवाल हो गए। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि जेईई मेंस वाला क्या करता है, अक्सर वो फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें पूछता है। फॉर्मूला ओरिएंटेड मतलब वो आपको कैलकुलेशन में उलझाएगा, ठीक, आपको मैथमेटिकल रिलेशन इतने खराब देगा कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए, ठीक, इस टाइप में। वो कंसेप्ट में ज्यादा नहीं उलझाएगा, ये नहीं कि बहुत हाई फाई लेवल का सवाल पूछेगा, सवाल तो बहुत ही सिंपल से पूछेगा, लेकिन बस उसी में कहीं ना कहीं वो आपको या तो लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेगा या फिर कहीं ना कहीं वो उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। अक्सर जेईई मेंस वाले इसी प्रकार के सवाल पूछते हैं। पर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है इसके बारे में आई थिंक आप सबको मालूम ही होगा, तो एक बार जल्दी से उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। फ्लक्स वाले सवाल भी पूछ सकता है कभी कभी कि E.ds बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, वो आपसे कभी भी सपोज आपने किसी भी आपके सामने ऐसा डायग्राम बना के दे देगा, कह देगा भैया ये बता दो कि सपोज इनसाइड फ्लक्स इतना है आउटसाइड फ्लक्स कितना है, तो बता दो इनसाइड में चार्ज कितना रखा होगा। इस टाइप के सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई आपसे नेट फ्लक्स पूछ लिया Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। फिर जो कॉमन से स्टैंडर्ड सवाल है जैसे कि वो आप एक बार आपको तो सबको याद ही होगी वो चीजें, मैं नहीं तो अभी रिवाइज कर रहा है, तो कि भाई साहब एक क्यूब है, सेंटर पे हम लोगों ने चार्ज रख दिया, तो बता दो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, Q बाई एप्सिलॉन पास करेगा। एक फेस से कितना पास करेगा, एक फेस से बोले भाई साहब एक जो दीवार है उससे कितना पास करेगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन पास करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने जो क्वेश्चन थे, कोने पे रख दिया उसको तो बताओ कितना पास करेगा, एक एज के सेंटर पे रख दिया फिर कितना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो एक बार जरूर देख लीजिए। कोने पे रखने पर हम लोग देखते थे कि वैसे Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से पास करता था, जिसमें 3 फेज से फ्लक्स 0 हो जाता था और 3 फेज से Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट जो है 3 फेज से Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास किया करता। तो इस टाइप के जो फ्लक्स वाले बेसिक सवाल है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा इतना तो पढ़ के जाइएगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वाइंड अप कर देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले V और E का रिलेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूलेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ग्राफ का मतलब चाहे भरा हुआ गोला हो खाली गोला हो, सब में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लियर होनी चाहिए कि भैया नॉन कंडक्टिंग गोला हो तो भैया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे उठ के ऐसे जाता था, ठीक है। खासकर गोल गोल चीजें जितनी उनके लिए ज्यादा पड़िएगा। सिलेंड्रिकल केस के लिए आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए कम प्रायोरिटी दे सकते हो कि सिलेंड्रिकल वाला उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्फेरिकल में तो बहुत पूछा जाता है कि वैसे कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और फिर ऐसे निकल जाएगी, ठीक, आपने देखा होगा इस प्रकार से होता था। अगर नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग अगर होलो शेल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, ठीक, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होती थी। अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग में सारा का सारा चार्ज क्या होता था, सरफेस पर जाया करता था, तो इसमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होती थी और अंदर जो होती थी वो 0 होती थी, अगर अंदर कुछ भी लफड़ा आपने नहीं करा, अंदर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं रखा तो, ठीक है भाई। उसी प्रकार शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो हम लोग देखते थे, अगर इनफाइनाइट शीट है तो जस्ट बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आती थी, ठीक। या फिर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कहते हैं भैया यहाँ पर एक इनफाइनाइट शीट है, यहाँ और यहाँ इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। उसी में थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल पूछ सकता है, कहते हैं भाई यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, बताओ जब वो वहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी या उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो उस प्रकार के जितने भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है बेटा वो बात बढ़िया तरीके से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और E वर्सेस V का रिलेशन,
सारे ग्राफ, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे वो पोटेंशियल का हो, वो सारे ग्राफ एक बार अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है डाइपोल्स के फॉर्मूले तो मैंने आपको रिवाइज कराई दिए हैं। डाइपोल्स में भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्वेश्चन पूछने की। फिर आपका इंपॉर्टेंट आता है भाई साहब अगले बार ग्रेविटेशन वाला। तो ग्रेविटेशन में जी का वेरिएशन, सबके जी के वेरिएशन याद कर लीजिएगा आप कि हाइट में जी का वेरिएशन कैसा होता है, डेप्थ में जी का वेरिएशन कैसा होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी का वेरिएशन कैसा होता है, एक बार तो ये फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड सवाल। वो सवाल काफी पूछे जाते हैं। मैकेनिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब सैटेलाइट मोशन में आपसे कह देगा भाई साहब कि सपोज एक सैटेलाइट है जो वेरी क्लोज टू अर्थ पर है, उसको बताओ एच हाइट ऊपर ले जाने पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, कि हम लोग उसको एच हाइट ऊपर किसी ऑर्बिट में ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको पूरा सैटेलाइट मोशन एक बार अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। मैं यहीं पे एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। सैटेलाइट मोशन में होता क्या था भैया, mv स्क्वायर बाई आर बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता था। m से m कैंसिल आउट होता था तो v जो निकल कर आता था अंडर रूट जी एम बाई आर, इसको बोलते थे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक भैया, इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब इस ऑर्बिट में होगा तो भैया इतनी वेलोसिटी होगी। तो हमने वहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाली हाफ mv स्क्वायर करके, और एक बार पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिएगा माइनस जी m1 m2 बाई आर करके, और दोनों का सम करेगा तो टोटल एनर्जी आ जाती थी। तो तीनों के फंक्शन एक बार रफ कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहां हम एक बहुत ही अच्छी चीज देखते हैं कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या आता है भाई साहब, वो हमारा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम आता है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसके हाफ के बराबर होता है। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसके बाद फिर जैसे आप किसी ऑर्बिटर, सपोज कोई सैटेलाइट घूम रही है, आप उसकी टोटल एनर्जी निकालना सीखे, आप उसकी टोटल एनर्जी निकालना सीखे जिसकी वैल्यू होती है माइनस जी m1 m2 बाई 2r। मैंने यहां पर रिवाइज करा दिया, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर आपसे पूछा था इसको R1 अभी इसकी ऑर्बिट है, R1 से R2 लेके जाना है तो कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी R1 R2 का ऐसे बोल देगा भाई सरफेस से H हाइट ऊपर लेके जाना है। कभी कभी ऐसे सवाल भी दे देगा कि सरफेस पे रखा हुआ है, सैटेलाइट सरफेस पे रखी हुई है, अब उसको R ऑर्बिट पे लेके जाना है। तो इसका मतलब सरफेस पे रखी हुई है तो भाई घूम तो रही नहीं है, तो इसका मतलब हम यह बात बोलेंगे कि सर इसका मतलब ये हो गया है कि सर इसका मतलब उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप उसकी जीरो बोलोगे, पोटेंशियल माइनस जी m1 m2 बाई कैपिटल R बोलोगे, और जब किसी ऑर्बिट में आपने उसको लॉन्च कर दिया तो उस जगह की टोटल एनर्जी लिख दीजिएगा, और उसके बाद उसको जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ बाकी जो फॉर्मूलेस हैं, जैसे कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे, एस्केप वेलोसिटी नॉट फॉर द अर्थ, फॉर द सिस्टम ऑफ प्लैनेट। वो कह देगा भाई यहाँ पर एक प्लैनेट है, यहाँ पे एक प्लैनेट है, कह देगा भैया इसके सेंटर यहाँ से बीच में से ऊपर एक पत्थर फेंक के मारा, बता दो कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारो कि भाई साहब वो कभी लौट के ना आए। इसका मतलब आपको इस जगह पे क्या निकाल, इस जगह पे क्या करना है, इस जगह पे टोटल एनर्जी मतलब इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी बराबर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना। तो इन्फिनिटी और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो अज्यूम करके बैठे हम लोग, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो करनी है क्योंकि हमको जस्ट पहुंचाना है। इसका मतलब आपको इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी को इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना है। तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, वो तो तब लिखोगे ना जब आप उसको इस जगह पे पोटेंशियल लिख पा रहे हो आप। तो इसका मतलब आपको वो पोटेंशियल कैसे लिखना है ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बस अंतर इतना है, वहां पर मास, वहां पे चार्ज होता था, यहाँ पर मास होता है। और एक डिफरेंस और आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल का फॉर्मूले में जो भी सपोज मैं बोलूं पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता था KQ/R, तो यहां पर वो सारे फॉर्मूले एडिशनल माइनस हो रहा जाता था। समझ मारिए, एक एडिशन माइनस हो रहा जाता था, तो उस माइनस का विशेष ध्यान देना। गलती कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। दूसरा फिर इस टाइम में मैकेनिकल जो कंजर्वेशन सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई साहब सपोज एक पार्टिकल है उसको फेंक के मार दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे कि भाई साहब वो R/2 रेडियस तक पहुंच जाए। तो प्लीज वहां गलती से भी ये नहीं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2z ठोक दिया तूने, वहां पे ये इक्वेशन मोशन नहीं चलेगी क्योंकि वहां पर जी का वेरिएशन हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, वहां पर जी के वेरिएशन को कंसीडर करते हैं, तभी तो ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारा। ठीक, तो फिर और सवाल भैया अर्थ है और R रेडियस, अर्थ के सेंटर से R रेडियस ऊपर से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, बता दो कितनी वेलोसिटी के साथ जमीन पे टकराएगा। मान लो कि चलो हमने टनल बना दी है, तो बता दो जब वो सेंटर पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैकेनिकल कंजर्वेशन बेस्ड सवाल है। या फिर हम लोगों ने एक टनल खोद दी है और खोदने के बाद हमने बोला भैया यहां से एक हम लोगों ने एक पार्टिकल को छोड़ दिया। ठीक, तो बता दो जब वो अगर ऐसे ऐसे मोशन करेगा अर्थ के टनल के अंदर तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक, सेम सवाल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बन सकता है। और इसमें देखने वाली बात ये थी कि सपोज ये अर्थ है, उसके सेंटर से पास होने वाली टनल बनाओ या उसके किनारे में टनल बनाओ, दोनों केस में टाइम पीरियड सेम आता था। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा, दोनों केस में टाइम पीरियड क्या आता था मेरे भाई, सेम आता था। और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे सर, यहां से नहीं निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। हमें पता है कि बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, जो नॉन कंडक्टिंग गोला होता था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ρr/3ε0। ठीक, ρr/3ε0 होती थी। अगर मैंने वहां पर सपोज r डिस्टेंस ऊपर गया, यहाँ पे ρr/3ε0 है और मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर्स आ गया, और जो r है, r बेसिकली r को हटा दो तो बचा कुछ जो टर्म है वो तुम्हारा k बन जाएगा, और f इक्वल टू kx वाली आपको एक SHM वाली इक्वेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये चीजें आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब सारे फॉर्मूले आपको क्या हो, बढ़िया तरीके से, धांसू तरीके से क्या हो मेरे भाई, बढ़िया तरीके से आते हो। तो यस,
यस मैं फिर से बता दूं यहां पर, प्लीज हो सके तो 2 से 3 बार सारे फॉर्मूले को रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यही को घुमा फिरा के पूछा जाएगा ग्रेविटेशन में। उसके बाद फिर थोड़े से केपलर्स लॉ के, केपलर्स लॉ में ऐसा सवाल तो आएगा, तो डायरेक्ट आएगा आई थिंक। अब वो तो आपको सबको आता ही होगा कि पहला लॉ होता है, भाई नहीं आता तो मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला लॉ होता है आपका इलेक्ट्रिक, कि भाई साहब सारे के प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अबाउट इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में मूवते हैं। दूसरा और एरियल वेलोसिटी मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मतलब सन जब किसी फिक्स अगर आपको टाइम इंटरवल लोगे तो एरिया स्वेप्ट बाय द सन जो आता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक बार सेकंड लॉ को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि एमबीआर बराबर कांस्टेंट होता है, या इसमें एरियल वेलोसिटी क्या होती है उसके फॉर्मूलेस वगैरह एक बार देख लीजिएगा। और तीसरा टी स्क्वायर बराबर आर क्यू, टी स्क्वायर जो होता है मतलब टी बराबर नहीं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यू। तो ये एक इस प्रकार से आप जो है आपके केपलर्स लॉ की भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें ग्रेविटेशन में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जी का वेरिएशन, और जी को एरर के साथ भी खेल सकता है। इतने परसेंट अगर सपोज जी की वैल्यू को चेंज करना है तो कहां लेके जाए, इस टाइप के सवाल भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये सारे सवाल जो आपको जी के वेरिएशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जी का वेरिएशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उसके बाद फिर आप जाइएगा सैटेलाइट मोशन पे, फिर आप जाइएगा केपलर्स पे, और फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे जो भी सवाल है। क्लियर है? तो इस टाइप के और बाकी इसके अलावा रेडिएशन पर, इसके अलावा जो है ग्रेविटेशनल प्रेशर, इस टाइप की कोई आर्टिकल्स अगर आपके सर ने आप लोगों को कराए हो तो वो आप स्किप कर सकते हो जेमीन्स के लिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक, तो बस इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा जो मैंने यहाँ पर बोला है। कम से कम इतना तो करके जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बाकी उसके बाद तो भैया क्वेश्चन तो कहीं से ही बनाए जा सकते हैं। बाकी कुछ सवाल थोड़े से आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से जो है अटैच करके दे सकते हैं, वो तो सिंपल है, वो तो आप कर लोगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एक सपोज स्क्वायर है और यहाँ पे 4 चार्जेस रख दिए, बताओ एक चार्ज पे फोर्स कितना होगा। ठीक, ये चारों के चारों जो चार्जेस हैं वो चार चार्ज की जगह वो मास रख देगा, कहते हैं भैया 4 मास है, अब बता दो भाई साहब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो वहां पे के क्यूबन को 2/r² होता है, तो यहाँ GMnm 2/r² होता है। या फिर 4 मासेस दे रखे हैं और कहते हैं भैया चारों मासेस म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से गोल गोल सर्कुलर पार्ट में घूम रहे हैं, तो बता दो एक वाले पार्ट पर उसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप सीधा बोलोगे सर एक पे जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा वो mv²/r के बराबर हो जाएगा। ऐसे सवाल में थोड़ी गलती हो जाती है कि बच्चा आर रेडियस लिखने में गलती कर देता है, तो वो एक बार देख लीजिएगा कि आपकी वो रेडियस अलग चीज होती है और स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो अलग चीज होती है। तो बस इतना आप कर लीजिए कम से कम। उसके बाद जितना पढ़ सको भैया, जितनी मेहनत की हो आप पूरे साल भर, तो उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। आई विश आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक जुड़े रहिए, टिके रहिए, टेक केयर।